पोथी पढ़ी पढ़ी जग मया, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। नमस्कार दर्शकों, एनिग्मा इन एस्ट्रोलॉजी के मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रेम विवाह संबंध। प्रेम विवाह, क्या आपकी कुंडली में यह योग है? अगर प्रेम विवाह योग है भी तो कितना चलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेम संबंध में आप धोखा खाएंगे या प्रेम होगा लेकिन विवाह में परिणत नहीं हो पाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं आज जो भी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं उसमें मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि आपको कोई भी ज्योतिषीय ज्ञान नहीं है, किसी भी प्रकार की कुंडली से रिलेटेड कोई भी ज्ञान आपको नहीं है, और उसी आधार पे मैं आपका यह वीडियो स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँगा, जिसमें आपको पूरे बेसिक से बताऊँगा। जो जो टर्म इस पूरे क्लास के दौरान या पूरे क्लास के दौरान जो जो टर्म यूज़ किए जाएंगे उन सब चीज़ों को मैं वैसे बताऊँगा ताकि आप आसानी से समझ जाओ और समझ सको कि आपकी कुंडली में है भी या नहीं है। इस प्रेम विवाह योग को समझने के लिए आपको कोई भी ज्योतिषीय ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कुंडली में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इस प्रेम विवाह योग को देखने के लिए। तो इसमें तीन कंपोनेंट हैं, तीन तत्व हैं जो कि आपको कुंडली में दिखाई देते हैं। पहला तत्व है ग्रह, दूसरा है राशि, तीसरा भाव। इन तीनों चीज़ों का समागम करके ही हम कुंडली का अध्ययन करते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि आप अपनी कुंडली कहाँ से लाएंगे? बहुत आसान है इसके लिए। किसी भी गूगल प्ले स्टोर में जाए आप और ज्योतिष ऐप डाउनलोड कर लें। आप कोई सा भी ज्योतिष ऐप आप चाहे तो आप गूगल पे भी सर्च कर लें या प्ले स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएंगे। 50 ऐप ऐसे पड़े हैं जो कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ऐप डाउनलोड करना है आपको, और इसके पश्चात आपको टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब आपका जन्म का समय बिल्कुल जितना एक्यूरेट होगा उतनी आपकी कुंडली सही बनती है। बिकॉज जब आप थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है टाइम में, लगभग 2-2.25 घंटे में ये लग्न चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, वैसे 2 घंटे बाद आपका चेंज होके 5 नंबर हो जाएगा, 6 नंबर, ऐसे बढ़ते चला जाता है। तो ज़रूरी है कि आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट हो, ताकि आप आगे भी जो भी अपनी कुंडली से रिलेटेड अध्ययन करना चाहते हैं या किसी दूसरे की कुंडली देखना चाहते हैं तो उसमें आप आसानी से उसको बता सकें। तो 3 चीज़ें आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद करनी होगी। आपको प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें आप उसमें डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये कुंडली लग्न चार्ट खुल जाएगी। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्रह की। टोटल 7 ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु और शनि। ये 7 ग्रह हैं आपके जो मेन ग्रह होते हैं कुंडली के। इसके अलावा 2 और ग्रह होते हैं, वो है राहु और केतु। अब जब भी आप कुंडली खोलेंगे तो आप पाएंगे कि ये 7 ग्रह कुंडली में डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग भावों में बैठे होते हैं। तो अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, आप इसको या तो याद कर लो या इसको लिख सकते हो आप। 7 जो हमारे ग्रह हैं उनको कुछ राशियाँ दी गई हैं, जिसमें से 2 राशियाँ ऐसी है जिसका स्वामित्व एक ग्रह के पास है। तो आप देख सकते हैं जैसे नंबर 1 और 8, मतलब मेष और वृश्चिक, ये 2 राशियाँ हैं जिनका स्वामित्व मंगल के पास है। इसके बाद वृष और तुला, ये 2 राशियाँ ऐसी हैं जिनका स्वामित्व शुक्र के पास है। इसके पश्चात बुध की ये दोनों राशियाँ हैं जो कि कन्या और मिथुन और कन्या, ये बुध की राशियाँ हैं। इसके पश्चात आपका धनु और मीन, ये 2 राशियाँ आपकी गुरु की हो गई। इसके बाद मकर और कुंभ, ये 2 राशियाँ शनि की हैं। तो आप जब देखेंगे कहीं भी कुंडली में तो 1, 2, 3, 4 इन राशियों को दर्शाती हैं। मैंने ऐसे लिख दिया, इसी सीक्वेंस में आप देखेंगे नेट पे तो आपको आसानी से मिल जाएगा कि राशि और उनके नाम, तो आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला,
वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे करके आपको 12 राशियां होती हैं। और अब ऐसे आप सोचिए कि अगर मैं मंगल को या 1 या 8 के स्थान पर कुंडली में मंगल लिख दूं मैं, तो अब सोचो मंगल होगा, अब यहाँ पे तो एक राशि होगी धनु, ऐसे करके क्या होगा, फिर आपकी कुंडली पूरी भर जाएगी। फिर आपको जो और चीज़ें चाहिए आपको वो प्रॉब्लम होगी आपकी। अब वृश्चिक, मंगल का जो स्वामित्व है वह 2 राशियों का है, वृश्चिक का और मेष का। अब जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 नंबर की जगह पे मंगल लिख देता हूँ, यहाँ पे वृश्चिक की जगह पे मंगल लिख देता हूँ मैं, तो क्या होगा, फिर कन्फ्यूज़न होगा। इसीलिए यहाँ आसानी से समझने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं ऐसे कि आप कोई भी आसानी से समझ सके। तो कुंडली में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा ये राशियाँ लिखी होती हैं। राशि लिखी हुई है मतलब ये है कि आपको जो भी नंबर की राशि लिखी हुई है वो आपको समझ लेना है कि उसका स्वामित्व किसके पास है और कौन सी राशि लिखी हुई है। तो ये सारी राशियाँ आपकी लिखी होती हैं। तो एक तो राशि हो गई। दूसरा जो कुंडली में आपको दिखता है वो ग्रह दिखते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, कहीं बुध लिखा होगा, कहीं शुक्र लिखा होगा, कहीं मंगल लिखा होगा, ऐसे करके राशियाँ लिखी होती है। तो ये 2 चीज़ होगी आपकी, राशि और ग्रह। अब तीसरी चीज़ होती है भाव। तो आप देखेंगे इस पूरी कुंडली में 12 बॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 ये जो बॉक्स बने हुए हैं यही आपके 12 भाव हैं। अब एक चीज़ बिल्कुल आप क्लियर तरीके से समझ जाओ और उसको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो कि भाव फिक्स होते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ पहले भाव की, तो हमेशा पहला भाव यहीं पे होगा। दूसरे भाव की बात करता हूँ मैं तो यहीं पे होगा। अगर 7वें भाव की बात करता हूँ तो 7वां भाव यही भाव है। ये भाव आपका प्रथम भाव, प्रथम भाव आपका ये वाला हो गया, 7वां भाव ये हो गया, चतुर्थ भाव या उसको 4th हाउस बोल लें आप, ये आपका ये हो गया। इसके बाद वैसे ही 10वां भाव, तो प्रथम भाव फिक्स होगा हमेशा। जब भी बात होगी तो प्रथम भाव की होगी तो इसी के बारे में बात होगी, इसके बारे में नहीं होगी। तो इसी सीक्वेंस में आपके, इसी क्रम में आपके 12 भाव होते हैं। अब ये जो नंबर्स है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे 4 है तो कभी आपको 5 भी देखने को मिल सकता है, किसी दूसरे कुंडली में 6 भी मिलेगा। तो यहाँ पे लिखने का मतलब हो गया कि वो राशियों को दर्शा रहा है। अगर 4 नंबर की राशि लिखी हुई है तो मतलब लग्न कौन सा है, अगर 4 नंबर लिखी हुई है तो हम यह समझ के चलेंगे कि यहाँ कर्क लग्न की यह कुंडली है। वैसे ही अगर 5 नंबर होगा यहाँ पे लिखा हुआ तो यह सिंह लग्न की कुंडली है। अब एक चीज़ होगी लग्न, दूसरी राशि होती है। जहाँ पे चंद्रमा बैठा होता है उसे राशि बोलते हैं। तो जिस नंबर के साथ चंद्रमा बैठा होता है वो होती है राशि। अब मान लो कि आपकी 4th हाउस में, कौन से 4th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ये आपकी 4th हाउस कौन सा हो गया, ये वाला। और 7 नंबर की राशि कौन सी हो गई, तो तुला हो गया। तो आपकी राशि कौन सी हो गई, तुला हो गया। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर चंद्रमा जहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा आपको, तो इस वाले अगर भाव में बैठा हुआ है, कौन सा भाव है ये, 6th भाव। तो 6ठे भाव में अगर बैठा हुआ है चंद्रमा तो ये हमारा धनु राशि होगा। मतलब लग्न होगा कर्क और राशि होगी धनु। तो ये 3 चीज़ें आपने समझ ली कि भाव फिक्स होता है, ये जो नंबर्स लिखे होते हैं वो राशि होती है, और 2 राशियां ऐसी है जिनका स्वामित्व एक ग्रह के पास होता है, वह है मंगल, शुक्र, बुध, गुरु और शनि। मंगल के पास मेष और वृश्चिक राशि है, शुक्र के पास वृष और तुला राशि है, बुध के पास कन्या और मिथुन राशि है, मिथुन और कन्या राशि है, गुरु के पास धनु और मीन राशि है, और मकर और कुंभ राशि शनि के स्वामित्व है।
तो ये चीज़ें होगी बेसिक ज्ञान आपको, ये हमेशा आपको हर एक, जब भी आप कुंडली देखते हो, जब भी मैं कोई चीज़ बताऊंगा आपको, जैसे प्रेम विवाह योग आपके में है या नहीं है, वो चीज़ें बताऊंगा, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी ध्यान में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि प्रेम संबंध के लिए कौन कौन से भाव जिम्मेदार होते हैं या किस किस भाव को हमें देखना चाहिए। तो सबसे पहले तो प्रथम भाव को देखना चाहिए। अब प्रथम भाव कौन है? प्रथम भाव हमारा व्यक्तित्व है, हमारा खुद का है, ये हमारा लग्न है, हमारे शरीर के बारे में बताता है, खुद के बारे में बताता है। तो प्रथम भाव तो लगभग आप कोई सा भी योग देखेंगे इसमें फर्स्ट हाउस इंपॉर्टेंट होता ही होता है। उसके बाद आता है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस को भी आप प्रेम विवाह या प्रेम संबंध में देखते हैं। इसके बाद आता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्या है? आपका भावनाओं का घर है। इसके बाद हम देखते हैं सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके सेवेंथ हाउस जो सप्तम भाव है, ये आपका विवाह का भाव है। तो इसको भी हम प्रेम विवाह संबंध में या प्रेम विवाह योग में देखते हैं। उसके बाद आपका है 10th हाउस को भी देखते हैं आप। तो इन सारे भावों को आप देखते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपको प्रेम विवाह योग है या नहीं है। तो इसके बाद ऐसे 2 ग्रह हैं जिसको देखना आवश्यक है। पहला तो आपका चंद्रमा है और दूसरा है शुक्र। शुक्र क्यों? शुक्र प्रेम का कारक है और चंद्रमा आपका मन है। तो अब क्या क्या चीज़ होगी? प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, ये आपके हाउस हो गए जिसको आप प्रेम संबंध या प्रेम विवाह के दृष्टि से आपको देखना है। और ग्रह हो गया आपके शुक्र और चंद्रमा। अब हम बात करते हैं प्रेम संबंध कब बनते हैं या प्रेम विवाह योग कब होता है। तो कभी भी 5th हाउस और 7th हाउस, पंचम भाव और सप्तम भाव के बीच में अगर संबंध हो। अब यहाँ जैसे मैंने राशियाँ लिख रखी है, अब मैं इंडिकेशन के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये वृश्चिक राशि है, इसका स्वामित्व किसके पास है? मंगल के पास। तो मैं यहाँ पे मान लो कहीं भी मंगल लिख देता हूँ प्लस। अब यहाँ पे सप्तम हाउस में कौन है? मकर, इसका स्वामित्व किसके पास है? शनि के पास। तो इसको भी मैं यहाँ पे शनि को फिलहाल के लिए लिख देता हूँ। बाकी ग्रह भी मैं दर्शा नहीं रहा हूँ आपको, ताकि कन्फ्यूजन हो सकता है इसलिए। अब जब भी पंचम भाव और सप्तम भाव के बीच में संबंध बनेगा तो वह प्रेम विवाह योग को दर्शाता है। अब संबंध कैसे कैसे बनता है? तो संबंध 3 प्रकार से बनता है। कैसे? 3 प्रकार से संबंध बनता है। एक होता है दृष्टि संबंध, दूसरा साथ में बैठने संबंध, और तीसरा होता है एक दूसरे के स्थान परिवर्तन से। तो दृष्टि संबंध कैसे होगा कि जैसे यहाँ पे कोई राशि, कोई ग्रह बैठा हुआ है, जैसे अगर पंचम भाव की बात करता हूँ तो एक तो पंचम भाव, मैंने बोला कि पंचम भाव और सप्तम भाव, इन दोनों भाव का आपस में संबंध होना चाहिए। संबंध कैसे बनेगा? तो मैंने बताया कि इन दोनों के राशि में परिवर्तन अगर हो, मान लीजिए कि इसके का स्वामित्व किसके पास है, तो आप देखो इसका स्वामित्व आपके पास है, शनि के पास है। तो सप्तम हाउस का स्वामित्व, जो राशि का स्वामी है, वो यहाँ आके बैठ गया। ठीक है। पंचम हाउस कौन सा है? वृश्चिक राशि। पंचम हाउस में वृश्चिक राशि है। अब वृश्चिक राशि का स्वामित्व किसके पास है? वृश्चिक राशि का मंगल के पास है। तो मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, अभी इसको आप भूल जाए थोड़ी देर। तो ये दोनों में अब संबंध बन गया। पंचम हाउस का स्वामी यहाँ चला आया और सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पे चला गया। तो इन दोनों के बीच में संबंध बन गया। तो जब भी ऐसे संबंध बने तो प्रेम विवाह योग को दर्शाता है। तो ये तो एक संबंध हो गया। दूसरा संबंध कैसे बनता है? तो ये दोनों भावों के स्वामी कहीं भी बैठे हों, जैसे मैंने दिखाया था, यहाँ पे दर्शाया था मंगल और शनि, ये दोनों कहीं भी बैठे हों तो आपस में संबंध बन गया। एक तो बताया कि स्थान परिवर्तन से होता है, दूसरा होता है एक साथ बैठने से, बन गया संबंध। तो ये आपका एक संबंध हो गया। तो दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है प्रेम विवाह के लिए। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि आपस में दृष्टि हो, उससे भी संबंध बनेगा। तो दृष्टि कैसे हो सकती है? तो कोई भी ग्रह एक दूसरे से सप्तम में हो तो दृष्टि बनती है। हालांकि वो चीज़ अलग है कि कुछ ग्रह के पास विशेष दृष्टि होती है, उसके बारे में बात नहीं करूँगा, नहीं तो हमारा वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपके लिए भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। सो अभी हम बात करते हैं नॉर्मल की ये। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे शनि हो गया,
यहाँ छोड़ दो, आप कहीं पे भी ले लो, यहाँ शनि हो गया, यहाँ हो गया मंगल। अब यहाँ देखो आप, इन दोनों के बीच में संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध बन रहा है। तो किसी भी ग्रह के बीच में संबंध होने के 3 कारण हमने जाने अभी तक। पहला स्थान परिवर्तन का, दूसरा साथ में बैठने का, और तीसरा दृष्टि संबंध। इन तीनों में से कोई भी एक संबंध बनता है, दोनों बनता है या तीनों बनता है, कोई भी संबंध बनता है तो हम मानते हैं कि प्रेम विवाह योग संभव है। अब प्रश्न उठता है कि क्या प्रेम विवाह चलेगा, या हो सकता है इसमें आप कहीं धोखा खा जाएं, प्रेम सही चल रहा होगा लेकिन कहीं ऐसे टाइम पे आप धोखा खा गए, तो वो सारे योग आप कैसे देखते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि अब अगर फिफ्थ हाउस कौन है आपका, भावनाओं का घर है। आप क्या सोचते हैं, आपके विचार कैसे हों, वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो फिफ्थ हाउस अगर कहाँ कहाँ बैठा हो, तो फिफ्थ हाउस का स्वामित्व किसके पास है, यस, मंगल के पास। तो मंगल अगर सिक्स्थ हाउस में बैठा हो, मंगल एट्थ हाउस में बैठा हो, मंगल 12वें हाउस में, 12वें घर में बैठा हो, अगर मंगल यहाँ, यहाँ या फिर यहाँ, इन तीनों में से किसी भाव में बैठा हो, तो प्रेम संबंध तो चलता है लेकिन इसमें धोखा मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। ध्यान रखिएगा, अगर फिफ्थ हाउस का स्वामी, जैसे इसी को मैं उदाहरण कुंडली लेकर ही चलता हूँ मैं, तो फिफ्थ हाउस का स्वामी तो मंगल के पास है। मंगल अगर सिक्स्थ हाउस में, छठे भाव में बैठ जाए, छठे, 8वें या 12वें, इन तीनों में से अगर किसी भाव में बैठ जाता है तो धोखा मिलने की संभावना रहती है। उसके बाद आता है कि अगर मंगल का 7th हाउस में जाके बैठता है, पंचमेश, बेसिकली यहाँ मंगल की मैं बात कर रहा हूँ लेकिन बात होगी पंचमेश की, तो पंचमेश अगर यहाँ पे आके बैठता है तो ये विवाह होना संभव है। ठीक है, उसके बाद इसके साथ और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वह है कि अगर मान लेते हैं मंगल यहाँ पे बैठ गया और साथ में शुभ ग्रह की भी दृष्टि हो गई। शुभ ग्रह कौन कौन से हमारे हैं, तो आप आसानी से देख सकते हो आप, इसमें से शुक्र, बुध और गुरु, ये क्या है, ये नेचुरल शुभ ग्रह हैं, प्राकृतिक तौर पे शुभ ग्रह हैं। और चंद्रमा को भी शुभ माना जाता है। कब, तो सूर्य से वो जितना नज़दीक होता है उतना अशुभ होता है, सूर्य से जितना दूर होगा वो उतना शुभ होता है। तो नेचुरल 3 ग्रह हो गए जो शुभ हो गए, और चंद्रमा। तो अगर मंगल 7th हाउस में बैठा हो और उसको कहीं से भी गुरु देख रहा हो, शुक्र देख रहा हो या बुध देख रहा हो, तो यह प्रेम, एक तो 7th हाउस में बैठने से ही पक्की बात हो गई कि प्रेम विवाह संभव है। जो भी प्रेम संबंध चल रहा है वो आगे प्रेम विवाह में परिणत हो सकता है। और अगर साथ में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाती है तो और पक्की बात हो जाती है, यह कंफर्म हो जाता है कि यह प्रेम विवाह होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर 9th हाउस में बैठ जाए, 5th हाउस का स्वामी 9th हाउस में बैठ जाए तो भी प्रेम विवाह संभव है। 10th हाउस में बैठ जाए तो भी संभव है। उसके बाद 2nd और 3rd हाउस में बैठ जाए तो भी संभव है, लेकिन 2nd हाउस में थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभी आती है, लेकिन प्रेम विवाह हो जाता है। ठीक है, 4th हाउस में, अगर 4th हाउस में बैठा हो तो अगर सूर्य बैठ जाए तो परेशानी होती है और तब शायद धोखा मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वैसे ही आप अगर 11th हाउस का देखोगे, 11th हाउस में बैठ जाए तो अब देखो सीधा दृष्टि संबंध हो रहा है, सप्तम दृष्टि संबंध, तो इसमें भी प्रेम विवाह संभव है। तो अभी तक हमने जाना कि प्रेम विवाह कब कब संभव है और कब कब नहीं संभव है। तो प्रेम विवाह एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सब संभव कब है, जब 7th हाउस में बैठा हो पंचम भाव का स्वामी, 9th हाउस में बैठा हो, 10th हाउस में बैठा हो, 11th में बैठा हो, तो इन सब कंडीशन में संभव है। 3rd हाउस में बैठा हो तब भी संभव हो जाता है। 2nd हाउस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। 4th हाउस में बैठा हो तो अगर सूर्य बैठा हो पंचमेश, जैसे यहाँ पे अगर 5वां नंबर लिखा होता और सूर्य यहाँ पे बैठा होता तो पंचम भाव का स्वामी यहाँ पे बैठ गया तो विवाह में, आपको प्रेम में धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं अगर पंचम हाउस का स्वामी यहाँ पे बैठा हो, तो पंचम हाउस का स्वामी अगर यहाँ पे बैठा होगा तो ये कौन है, व्यक्तित्व है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो प्रेम के उसमें, तो ये प्रबल योग माना जाता है। तो इसलिए आप कुछ भी प्रेम के लिए आप कुछ भी कर जाओगे, वैसी कंडीशन हो जाती है। तो
पंचम तो जहाँ जहाँ बैठे और साथ में अगर इससे संबंध बन रहा है तो आपका प्रेम विवाह हो गया। जैसे मैंने बताया कि 10th हाउस में पंचमेश बैठा हो तो संभव है, तो 10th हाउस में पंचमेश बैठ गया और सप्तम यहाँ पे बैठ जाए, दृष्टि संबंध हो जाएगा, या यहाँ पे बैठ जाए 10th हाउस में, तब भी संभव है। तो किसी प्रकार से पंचम से सप्तम का संबंध बनना ज़रूरी है प्रेम विवाह के लिए, ठीक है। अब एक और कंडीशन होती है कि शुक्र और मंगल, ठीक है। मंगल क्या है? एनर्जी है, आपकी ताकत है, और शुक्र नेचुरल कारक है प्रेम का। तो अगर शुक्र और मंगल कहीं भी साथ में हो, ज़रूरी नहीं कि पंचमेश शुक्र हो तभी या मंगल पंचमेश हो तभी, मैं बोल रहा हूँ कहीं भी शुक्र और मंगल अगर साथ में बैठे हुए हैं तो संभावना ज़्यादा होती है प्रेम विवाह की। अब वैसे ही आप देख लो, अगर शुक्र और मंगल 10th हाउस में बैठे हो तो प्रेम विवाह लगभग प्रेम संबंध लगभग विवाह में परिणत हो जाता है। लग्न में बैठे हो तब भी परिणत हो जाता है। फिर आप वही सारी कंडीशन को आप फॉलो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं इसको एक बार पूरा संक्षेप में बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं और क्या क्या चीज़ें समझी हैं। हो सकता है कुछ आपको समझने के दौरान छूट गई होंगी कोई चीज़ें। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि किसी भी कुंडली में हम 3 चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। पहला होता है ग्रह, दूसरा राशि और तीसरा भाव। तो राशियाँ हमेशा इसमें दर्शाई जाती हैं नंबर के माध्यम से, अंक के माध्यम से, और इसके बाद ग्रह हमेशा लिखा होता है यहाँ पे, 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह राहु केतु लिखे होते हैं। तीसरा होता है भाव फिक्स होता है। प्रथम भाव की बात करते हैं हम तो हमेशा प्रथम भाव यहीं से होगा, चाहे यहाँ पे 5, 6, 7 कुछ भी लिखा हो, प्रथम भाव हमारा यही होगा। लग्न भाव हमारा यही होगा। लग्न प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, ऐसे आपके 12 भाव फिक्स होते हैं। अब प्रेम विवाह जिसके लिए आज हमारा पूरा वीडियो चल रहा है, तो अगर प्रेम विवाह के बारे में देखना है तो कभी भी 5th हाउस और 7th हाउस के बीच में संबंध हो तो प्रेम विवाह संभव होता है। और किसी भी 2 भाव के बीच संबंध के बारे में हमने 3 कंडीशन हमने देखी थी। पहली कंडीशन देखी थी कि आपस में स्थान परिवर्तन हो, पहला कंडीशन। दूसरा हमने देखा कि साथ में बैठा हो, वो 2 कंडीशन। तीसरा कंडीशन की दृष्टि संबंध हो। तो ये 3 कंडीशन अगर फॉलो करता है या कोई एक कंडीशन फॉलो, तीनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो करता है तो हम मान के चलते हैं कि उन दोनों भाव के बीच में आपसी संबंध स्थापित हो गया है। तो अब जहाँ पे भी पंचम और सप्तम में संबंध स्थापित होता है तो हम उसे प्रेम विवाह का एक अच्छा योग मानते हैं। अब ये संबंध अगर 10th हाउस में बन रहा है तो विवाह संभव हो जाएगा। वैसे ही बताया था मैंने कि अगर ये दोनों का संबंध षष्टम, अष्टम और द्वादश में बनना है तो ज़्यादा संभावना है कि आपको प्रेम विवाह में या प्रेम संबंध में धोखा मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा, समझा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अभी तक नहीं किया है तो। और वैसे ही आगे वीडियो मैं डालता रहूँगा, जिससे अगर कुछ आपको इसमें समझ नहीं आता है, लगता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कुंडली में, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। और इवन आप अपना टाइम, डेट और प्लेस ऑफ बर्थ भी डाल के आप हमें बता सकते हैं, तो उसमें देख के मैं बता पाऊँगा आपको कि आप में प्रेम विवाह योग है या नहीं है। तो मेरे इस एनिग्मा इन एस्ट्रोलॉजी चैनल पर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।